बेटर है वॉइस या चेंज करें? चेंज करेंगे, वही दे दो यार। क्या हो गया, ये परसों तक तो ठीक चल रहा था, इट वॉज वर्किंग फाइन। अभी बेटर है, चलो स्टार्ट करेंगे। चलो, सो yesterday we have already completed company audit, right? तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बताओ? बैंक ऑडिट स्टार्ट करना है। देखो अभी अपने जो मेजर कोर चैप्टर थे दे आर ऑल ओवर, ठीक है। मेजर कोर इन द सेंस जहां पे आपको यू नीड टू लर्न और यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज ओवर। लाइक कंपनी ऑडिट वाज द लास्ट चैप्टर वेयर यू नीडेड टू लर्न समथिंग। तो एक काम करते हैं ना, दो चैप्टर है अपने, एक ऑडिट सैम्पलिंग और एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स। वंस विल डू दीज टू चैप्टर्स, अवर 520 एंड 530 आल्सो विल बी कवर्ड। तो अपनी पूरी 500 सीरीज में ऑलरेडी आई थिंक 8 स्टैंडर्ड्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। दो स्टैंडर्ड और बचे, एक है 530 और एक है 520। व्हाट इज 530? ऑडिट सैम्पलिंग। और 520 क्या है? कर लेंगे वो दो चैप्टर। शैल वी डू दैट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, 520 पहले स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज 520 एवरीवन? 520 टॉक्स अबाउट ऑडिट, सॉरी, एनालिटिकल प्रोसीजर। उससे पहले वी हैव टू स्टार्ट समथिंग लाइक, डू यू रिमेंबर दैट चार्ट व्हिच वी हैव डन इन 500 सीरीज? ऑडिट प्रोसीजर्स का चार्ट, रैप एंड फैप, डू यू रिमेंबर दैट? तो जल्दी बताओ रैप क्या होते हैं? चलो, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग। मैंने फुल फॉर्म तो पूछी नहीं थी बाय द वे, मैंने मतलब कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, पहले क्या बताएंगे? फुल फॉर्म। वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फुल फॉर्म बताना। अरे कहाँ है? अरे रैप फैप कहाँ गए तुम लोग? 140 हो गए तो रिमूवल है। पहले रुक जाओ, मेरे को ढूंढने दो कहाँ पे वो। 700 सीरीज के बाद है पेज नंबर, अच्छा पेज कहाँ होगा उस पे? 701 इसके बाद है, 700 सीरीज के बाद। डिस्क्लेमर हो गया 706। 700, हाँ ऑडिट सैम्पलिंग है ये तो। नहीं, रैप एंड फैप इज देयर इन 500 आई नो, बट फ्रॉम देयर वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक बार देखो ना कहीं पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके दिया हुआ है, ये तो सैम्पलिंग है। नहीं मिला तो सैम्पलिंग कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। सैम्पलिंग सैम्पलिंग सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, of ICS, letter of weaknesses, internal audit, different entities, इससे भी आगे है। कहां पे है भाई? एंड में जाके है क्या? हाँ, 710 के बाद। एक्चुअली इतने फाइल्स हो गए ना, आई माई सेल्फ इज गेटिंग कंफ्यूज कि कहां पे रखा मैंने। एनजीओ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, हाँ मिल गया। 520 ये है अपना ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स के, डिफरेंट एंटिटीज के चैप्टर के बाद। आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट 50 to 60 पेजेस में होगा। इट विल बी देयर इन द लास्ट 50 to 60 पेजेस, ओके।
The name of the topic is known as SA 520 Analytical Procedures. This is one of your chapter actually. So बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके बाद अपन फिनिश करेंगे 530. तो ये 520 एनालिटिकल प्रोसीजर विल आल्सो बी ओवर. एक चैप्टर 530 ऑडिट सैम्पलिंग. फिर अपन ट्राई करेंगे उसको करने की, क्या बोलते हैं 240 को. व्हाट इज 240? फ्रॉड्स एंड एरर्स, वो करेंगे. एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब अपने रेजिडुअल चैप्टर्स विल बी लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड आइटम्स एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट. चलो स्टार्ट करेंगे सर एवरीवन. तो 520 से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द 520, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने 500 में किया था. डू यू रिमेंबर दिस चार्ट? पहले ये बताओ, पहले कौन सा प्रोसीजर्स आते हैं सर? रैप. रैप अपने को क्या देता है? रोमम. इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रोमम, right or not? It gives us the information about ROMAM. That is, either the ROMAM is in increasing side or it is in decreasing side at two levels. What are the two levels? Financial statement level, assertion level. ये याद आपने लेफ्ट साइड पे बनाया था बड़ा सा चार्ट एक. अच्छा, रैप के टेक्निक्स बताओ. इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन. थर्ड में क्या है? फोर्थ वन क्या था? एनालिटिकल रिव्यू. और फिर एक था रिकम्प्यूटेशन. एंड आई थिंक वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट हाउ रैप गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट रोमम. रोमम का फुल फॉर्म रिस्क ऑफ मटेरियल. मतलब रैप से अपने को ये पता चल जाता है कि कंपनी में फ्रॉड्स एंड एरर का रिस्क हायर साइड है या लोअर साइड. उसके अकॉर्डिंगली वी डिसाइड अवर व्हाट फैप. फैप स्टैंड्स फॉर, फैप को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. व्हाट आर द टू पार्ट्स? टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर. टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? जहां पे अपन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं. व्हाट डू वी चेक? ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. एसपी स्टैंड्स फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर. इसका मतलब जब अपने को व्हेन वी हैव अ लेस कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनीज टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, देन वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? Substantive procedure को बोलते हैं in depth examination. It is known as what? It is again further classified into two. TOD. What is TOD? Testing of details. फिर testing of details के अंदर दो होते हैं. Testing of transaction, testing of, जिसको अपन vouching बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? Verification. तो ये हो गया टेस्ट. अच्छा, अपने को ये पूरे स्टैंडर्ड में ना अपने को इन दोनों की फाइट चेक करनी है. फाइट इन द सेंस कि you cannot say that कि you can completely do the audit on the basis of TOD, and at the same point of time you cannot say that you can do the audit on the basis of SAP. There should be a good combination of both. What are the both thing? इसे बोलते हैं substantive analytical procedures. SAP का full form क्या है? और if you remember, I already told you when we were doing 500 कि right time will come when we'll do this and ignore this part. ठीक है ना. हमने उसके ऊपर एक मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं किया था. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, उसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है. तो चैप्टर मतलब 520 डेडिकेटेड सेपरेट स्टैंडर्ड इज आल्सो देयर. तो वी विल डिवोट द गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. इज इट क्लियर? सो व्हाई आई नीडेड यू टू रिवाइज अलोंग विद मी, सो दैट आपको कनेक्शन पता चले कि दिस हैज अ कनेक्शन विद टीओडी. ये टीओडी की बहन है. कौन? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो अपने को टीओडी तो अपने को बहुत अच्छे से आता है कि उसमें टीओबी भी करते हैं, टीओटी भी करते हैं, टेस्टिंग ऑफ बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन. अभी अपन पढ़ेंगे ये वाला. व्हाट इज दिस? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स SA 520. तो ये अपना ऑलमोस्ट 20th स्टैंडर्ड होगा. दिस विल बी अवर 20th स्टैंडर्ड टू बी कंप्लीटेड. नाउ सी एनालिटिकल प्रोसीजर्स एवरीवन. पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे, हिस्ट्री समझेंगे, and maybe today's class and tomorrow's class it will take, and we'll be able to finish off this standard. Listen, analytical procedure means what? Analytical procedure means it says that ki it's not always correct to do the in-depth examination of everything. Sometimes you can save your effort, energy and time by using the technique called what? Analytical procedures. Analytical procedure क्या बोलता है? जैसे say for example, मैं कंपनी का I was checking the company's rent paid. What I was checking? Rent paid. तो जनरली अपन क्या करते हैं? सर मेरे को 12 months की रेंट पेड रिसिप्ट दिखा दो, रेंट पेड स्लिप दिखा दो, एंड आई विल बी एबल टू वेरीफाई एंड शो मी वेदर यू पेड इट बाय कैश और नॉट.
तो अपने को क्या रहता है कि एवरीवेयर इफ विल गो डीपर एंड डीपर एग्जामिनेशन ना, इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन। अपने को टाइम सेव करना है। तो मतलब इफ आई हैव टू टेल यू इन वन वर्ड, टीओडी इज अ हार्ड वर्क वेयर एज द एपी इज द स्मार्ट वर्क। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्मार्ट वर्क कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोल रहा है कि sometimes we always say we always have learnt auditing as what it auditing is all about examination of non financial information or financial। हम लोग हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग, नोट्स टू अकाउंट, इनके बारे में बोलते रहते। बट ये स्टैंडर्ड विल टीच यू कि इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट टू से दैट कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट। Non-financial information also is very much relevant while doing the financial audit, क्योंकि sometimes when you do not get an evidence from the financial ways, you better to switch on to the another mode that is called what? Non-financial। अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल वे में बताता हूं। देखो, मैं कंपनी का सैलरीज एंड वेजेस चेक कर रहा था। अब सैलरीज एंड वेजेस चेक कर रहा हूं, उन्होंने 72 lakhs डेबिट किया हुआ है। कितना? अब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? देखो, आई एम गोइंग टू गो टू माई क्लाइंट्स प्लेस फॉर 10 to 15 days, तो एवरी डे आई विल बी डीलिंग विद दोस एम्प्लॉइज ऑन डेली बेसिस। मैंने ऑब्जर्व किया कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 12 से ज्यादा एम्प्लॉइज कंपनी में होते ही नहीं है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज दिस कंपनी है? 12। और मैंने सबका सैलरी स्लिप चेक किया, एवरेज उनको 30,000 सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी है एवरेज? किसी को 40 भी मिलती है, किसी को 20 भी मिलती है। तो मैं एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज कितना सैलरी है? अब तुम मेरे को बताओ, 12 एम्प्लॉइज इंटू 12 मंथ्स इंटू 30,000 सैलरी, कितना आंसर आ रहा है? 12 इंटू 12 इंटू 30, 43,20,000। तो मेरे हिसाब से 43,20,000 रुपीज डेबिट होने चाहिए। चलो मान के चलो रफली 45 या 43, लोअर साइड एंड अपर साइड। तो मतलब अगर 43 lakhs to 45 lakhs डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट में, तो आई एम सेटिस्फाइड। एम आई करेक्ट? बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? दे डेबिटेड 72 lakhs। हाउ मच दे डेबिटेड? अब मेरे को यहां पे खटक रहा है। मैंने कहा यार ठीक है, 44 का अपन 48 भी कर लेते, चलो थोड़ा हायर साइड लेके चले कि 48 lakhs तक भी हो सकता है, या लोअर साइड ले तो 42 भी हो सकता है। ये मेरी रेंज है, इसे बोलते हैं टॉलरेबल एरर रेंज, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कि मैं भी गलत हो सकता हूं ऊपर से, मतलब इतना मेरा रेट ऑफ डिविएशन है कि हायर साइड 48, लोअर साइड 42। मेरा आंसर आ रहा है 43,20। एम आई करेक्ट और नॉट? बट उन्होंने कितना डेबिट किया? अब ये तो भाई थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, 72। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे? जब मैं क्लाइंट को पूछूंगा तो ही विल नॉट गिव मी एनी इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या करूंगा? आई विल ऑब्टेन देयर एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। आई विल ऑब्टेन देयर विच रजिस्टर? मैंने एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर चेक किया, वहां पे 20 एम्प्लॉइज लिखे हुए हैं। कहां पे? कितने एम्प्लॉइज? और एवरेज सैलरी 40,000 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? तब जाके दे आर सेइंग दैट कि 20 एम्प्लॉइज, एवरेज सैलरी 40,000, 72 lakhs as according to this they have debited, but actually how much my observation says how many employees are there? इसका मतलब 8 डमी एम्प्लॉइज है। 8 कौन से एम्प्लॉइज है? एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू शो देयर लेस एक्सपेंडिचर और मोर एक्सपेंडिचर। उससे क्या होगा? लॉस हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? अपना प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। दे आर ट्राइंग टू अवॉइड व्हाट? इसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? इसे क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। चलो भाई एक और एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें एक और ब्रॉडर आइडिया मिले कि एनालिटिकल प्रोसीजर इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हार्ड वर्क, समटाइम्स इट्स अबाउट। अब देखो 2 मिनट में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो मेरा क्लाइंट है, वो मेरे को क्या बोल रहा है कि सर मेरे पास 80 लाख केजीज ऑफ राइस है, उतना स्टॉक है उसके पास। मैंने कहा कितना? 80 लाख केजीज ऑफ राइस। मैंने कहा 80 लाख केजीज तो ठीक है भैया, मतलब ये बताओ कि पर बैग में कितना केजी स्टोर करते हो? कह रहा पर बैग 100 केजी। तो भैया कितने बैग्स हुए? 80,000। मैंने कहा 80,000 बैग्स हैं तुम्हारे पास? कहता हाँ है। मैंने कहा वेरीफाई कर लूंगा मैं। उन्होंने बोला कर लो। मैंने कहा चलो एक बात बताओ। मैंने कहा वेरीफाई बाद में देखेंगे, वेरीफाई होगा तो झूठ पकड़ा ही जाएगा। मैंने कहा बताओ तुम्हारे गोडाउन की स्पेस कितनी है? उन्होंने बोल रहा कुछ होगा सर 1300 स्क्वायर फीट का गोडाउन होगा।
मैंने कहा कितना? ये रूम पता है 1800 स्क्वायर फीट का रूम है, कितना है ये? यहां पे 80,000 बैग स्टोर हो जाएंगे, 100 किलो के, 100 kgs each, 80,000 bags will be stored here or will not be? ये पूरी बिल्डिंग में नहीं होंगे 80,000 बैग्स, ऐसी 10 बिल्डिंग्स चाहिए होंगी टू स्टोर वर्थ 80,000 बैग्स वर्थ 100 kg ईच। मैंने कहा भैया यहीं से तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। 1800 स्क्वायर फीट के गोडाउन में आप 80 लाख केजीज ऑफ राइस स्टोर कर रहे हो, इसे बोलते हैं रीजनेबलनेस टेस्ट। विच टेस्ट? जो तुम बोल रहे हो बकवास है, इट डजंट लुक जस्टिफाइड, इट डजंट लुक रीजनेबल, यहीं से तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अगर मैं कहीं तुम्हारा इन्वेंट्री देखने गोडाउन चले जाता तब तो तमाचे मार मार के वापस लेके आता था तुम्हें, ऐसा बाल से पकड़ के वापस आ, क्या रे पापा को झूठ बोल रहे, समझ रहे हो? तो हमने पहले ही झूठ पकड़ लिया। कहां से? इसे बोलते हैं कौन सा प्रोसीजर। तो कई चीजें होती हैं कि यू डोंट हैव टू डू इट फिजिकली, समटाइम्स with the analysis, with your own judgmental power, you can understand कि whether the client is giving you the genuine information or ingenuine। अगर उसने बोला कि मेरे पास ऐसी 10 बिल्डिंग्स हैं जहां पे 80,000 बैग्स स्टोर होते हैं, हर बिल्डिंग में 5 फ्लोर, अब बताओ, अब थोड़ा रीजनेबल लग रहा है कि यस, कि यहां पे 80,000 बैग स्टोरेज इज व्हाट पॉसिबल, क्योंकि एक फ्लोर में अगर मान लो ये फ्लोर में 2,000 बैग्स भी आ जाते हैं तो 10,000 बैग्स तो एक ही फ्लोर में हो गए, 5 फ्लोर्स में हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और लाइक दैट 10 बिल्डिंग्स मींस व्हाट, 1 लाख बैग्स ही कैन स्टोर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ही इज क्लेमिंग हाउ मेनी बैग्स? अब रीजनेबल लग रहा है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, दीज आर कॉल्ड व्हाट। So it's not always you should go by hard way. Sometimes you may go by what? Smart way. आंखें ना, तो वो 520 है, लेकिन ये भी नहीं है कि हर बार स्मार्ट वे के स्मार्ट, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना, ठीक है ना? थोड़ा तो इसका मतलब टीओडी एंड एसएपी का गुड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑडिटिंग। समझ में आया? तो नाइदर बी टू मच डिपेंडेंट अपॉन एनालिटिकल प्रोसीजर नॉर बी टू मच डिपेंडेंट अपॉन टेस्टिंग ऑफ डिटेल्स, इट शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। उसे हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, जिसे हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी बोलते हैं, ठीक है? तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो बेटे कौन कौन? एक टीओडी, एक एसएपी। टीओडी हमने डिटेल में कर लिया और अभी तो और डिटेल में करेंगे, ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स उसमें आएगा, उसमें टीओडी चैप्टर करेंगे। एंड एसएपी वी आर गोइंग टू लर्न इट हियर। डिड यू गेट अ ब्रॉडर आइडिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? We are going to learn about what? Analytical procedure. पहले इसका मीनिंग पढ़ो, मीनिंग से half of the understanding will come. Slowly पढ़ना, read the meaning. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। There are some facts you will come to. Ratio analysis चैप्टर है ना? FM स्टार्ट हो गया ना? अच्छा, अपने रवि सर ले रहे हैं ना? तो राजकिरण सर, तो FM में तुम्हारे को एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विच प्रोसीजर? एनालिटिकल। तो shall we start now? अभी ध्यान से पढ़ना, वन बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड। नाउ सी, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल। मतलब यहां पे अपन चेक तो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियली चेक कर रहे हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ विच रिलेशनशिप? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। प्लॉजिबल का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ फाइनेंशियल विद व्हाट? नॉन फाइनेंशियल। व्हेन अ फाइनेंशियल आइटम इज कनेक्टेड विद व्हाट? नॉन। अच्छा ये बताओ, सैलरीज एंड वेजेस इज फाइनेंशियल आइटम और नॉन फाइनेंशियल आइटम? फाइनेंशियल। But employment register, so a non-financial information is helping me to reach towards financial information, उसे हम लोग बोलते हैं plausible relationship, or you can say acceptable relationship। अब ये दोनों पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ो। Read the point number 1 again। It refers to evaluation of which information? Again repeat, it refers to क्योंकि इसकी definition sometimes they ask and students fail to retain this definition। Again repeat, it refers to, मतलब इतना तो गारंटी है कि हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं, बट बाय डूइंग द एनालिसिस ऑफ व्हाट? प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा। हम फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा का मिक्स को एनालिसिस करते हैं सो दैट वी कैन रीच टुवर्ड्स इवेल्युएशन ऑफ आवर फाइनेंशियल डेटा। So ultimately we are doing the evaluation of financial information through the analysis of plausible relationship among both. What are the both? Financial information
What is the purpose of doing the analytical procedure? The purpose number one is to investigate fluctuations. What is the purpose number one? अच्छा ये बताओ, मेरा आंसर था 43,20,000, उन्होंने डेबिट कितना किया, कितना फ्लक्चुएशन, नॉर्मल और हायर, तो यहां पे इट विल ड्रॉ योर व्हाट अटेंशन टू इवैल्यूएट, टू इन्वेस्टिगेट द व्हाट फ्लक्चुएशन. सेकंड पर्पस, टू चेक रिलेशनशिप्स दैट आर व्हाट. मैंने कहा 12 एम्प्लॉयज को तुम 30,000 एवरेज सैलरी देते हो, मैक्सिमम 43,20,000 आना चाहिए. कहता नहीं सर हमारे 20 एम्प्लॉय. मैंने कहा बाकी 8 कहां है, इनविजिबल मिस्टर इंडिया है, कहां है. कहता थे चले गए. मैंने कहा थे चले गए तो सैलरी अभी भी दे रहे हो, किसको दे रहे हो. मैं मेरे घर तो नहीं आ रही. कहता सॉरी सर. मैंने कहा सॉरी वॉरी नहीं है, टर्न अराउंड रेक्टिफाई करके आओ. समझ रहे हो, तो पप्पा को मत समझो, डोंट टीच योर फादर हाउ टू बी अ फादर. ये अपना डायलॉग है, ये करेक्ट है ना. डोंट टीच योर फादर हाउ टू बी अ फादर. फादर ऑलरेडी नोज हाउ टू बी अ फादर. करेक्ट है ना, करेक्ट है या नहीं है. तो भैया हमारे साथ अगर तुम शानपट्टी करोगे तो मुंह की खाओगे. क्या खाओगे, गोबर. क्या खाओगे तुम, गोबर. तो ऑडिटर के साथ कभी शानपट्टी नहीं करना. समझ में आ रहा है. तो टू चेक दैट रिलेशनशिप दैट आर व्हाट inconsistent, to investigate what fluctuation. और थर्ड रीजन क्या है, why do we do analytical procedure? Check that how much expected values differ by a which amount. अच्छा ये बताओ, अगर ये 55 करोड़ होता अमाउंट, what is the amount of salaries and wages, और तुम्हारा आंसर 54.5 आ रहा है, तो तुम बोलते यार 50 lakhs का डिफरेंस है ना, थोड़ा तुम्हारे लिए at that point of time 50 lakhs is a huge difference or very small difference. बट अभी ये 43 lakhs और 72 lakhs की फाइट हो रही है. अब बताओ, दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. बट व्हेन इट इज 55 करोड़ एंड 54.75 करोड़, तब इनसिग्निफिकेंट. समझ में आ रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लार्जर साइज और स्मॉलर साइज ऑफ एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो. डिड यू गेट द पॉइंट. तो ये हो गया अपना डेफिनेशन ऑफ व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर. अब इसको 2 बार रिपीट करेंगे ताकि तुम्हारे अंदर तक पूरा ये परमानेंट हो जाए. बताओ मेरे को, विदाउट रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इवैल्यूएशन ऑफ बाय डूइंग एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल. ये वर्ड लिख के आना है एग्जाम में. क्या वर्ड लिखना है, प्लॉजिबल. और नहीं समझ में आ रहा तो एक्सेप्टेबल. बाय डूइंग द एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल. टू डू व्हाट, to investigate the fluctuations, to check out the inconsistent relationship, to see that how significantly the difference was there from my expectations and reality. उसे बोलते हैं rate of deviation. तो आप ये पॉइंट को आप ये भी लिख सकते हो, to check out the rate of deviation. What do you mean by rate of deviation? कि भैया मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कितना डिफरेंस है. Did you understand the point? मैंने एक्सपेक्ट किया था 40-45 lakhs, they are debiting 72 lakhs, तो huge difference. उसे बोलते हैं rate of deviation. क्लियर. तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर से करते हैं. ठीक है. नाउ इट इंक्लूड्स व्हाट, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इन स्टेटमेंट्स विद द कंसिडरेशन ऑफ व्हाट. अच्छा मेरे को ये बताओ, इफ यू विल कंपेयर वोडाफोन विद जियो, इज इट कंपेरेबल. वोडाफोन को जियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं. हाँ, दोनों सेम टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है. उसे हम क्या कंपैरिजन बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजंस. विच फॉर्म एवरीवन. वेदर यू कैन कंपेयर वोडाफोन विद द वाइजैक स्टील प्लांट. क्यों भाई, वो स्टील की कंपनी है, उसकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, इसकी इंडस्ट्री क्या है, डिफरेंट है. तो कंपैरिजन ऑप्शनल है या नॉट एट ऑल अवेलेबल. तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर कंपैरिजन से भी होता है. अच्छा, मार्केट में जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल्स होते हैं, वो बोलते हैं ना क्या कि अभी तुमने देखा होगा आजकल न्यूज में चल रहा फिजिक्स वाला, राइट है ना, फिजिक्स वाला मालूम है, अलक पांडे. दैट पर्सन स्टार्टेड इन 2015 his own physics channel for IIT JEE students on YouTube, giving the classes on board. Today he is having 8,000 crores of company. How many crores? In the span of 6 years he created his company as a unicorn company बोलते हैं उसे.
यूनिकॉर्न फेदर कब मिलता है? जब आप 5000 करोड़ क्रॉस कर लेते हो। एक कंपनी की वैल्यूएशन जब 5000 करोड़ से ऊपर हो जाती है उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी, और वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी टुडे इन द एड टेक। पहली कौन सी है? बायजू। लेकिन बायजू की तो हवा टाइट हो रखी है आजकल। डेलॉयट पीपल आर नॉट साइनिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी बहुत सारे केस स्टडी है। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलता रहता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स ऐप तुम्हारे फोन में होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल नॉलेजेबल अपडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो स्टार्ट स्पेंडिंग 5 to 10 मिनट्स ऑन दीज काइंड ऑफ एप्स। एक मनी कंट्रोल और एक इकोनॉमिक टाइम्स, ये दोनों एप्स आपके फोन में होनी चाहिए। आपको पता लगता है, क्योंकि देखो मेरा तो सब्जेक्टिव ऑडिटिंग है, मेरे को तो अपडेट रहना ही पड़ेगा। मेरे को एनएफआरए के लिए भी अपडेट रहना पड़ता है, एनसीएलटी के, जब कौन से ऑडिटर को क्या पनिशमेंट मिल रही है, ताकि आई कैन गिव यू द लाइव एग्जांपल्स कि हाँ भाई ये हुआ, भी रिसेंटली ये हुआ। मेरे को तो अपडेट, तुम्हें भी अपडेट रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट। तो आप प्रोएक्टिव बिहेव करो ना, व्हाई टू बिहेव रिएक्टिवली। अच्छे से बन जाओ, अभी से नॉलेज गैदरिंग की हैबिट डाल लो, सो दैट यू विल कम टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग, कि व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर रीडिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड और नॉट। यस, एवरीथिंग व्हाट वी रीड इज एप्लीकेबल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में होता। अदरवाइज व्हाई वी आर रीडिंग, व्हाई दिस इज अवर कॉल्ड अवर आईसीए का सिलेबस, व्हाई दिस इज कॉल्ड अवर करिकुलम? क्योंकि हम लोग जो रीड करते हैं वो लर्न और अप्लाई करने के लिए करते हैं। वी डू नॉट रीड इट ओनली फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशंस। क्लियर है? तो अपने अंदर थोड़ा सा यू शुड बी हैविंग अ क्यूरियोसिटी इनसाइड यू, इंक्विजिटिव होने चाहिए आप लोग, so that you can see these kind of news and all। ठीक है ना? इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ऐप है, अपने पास रखो, उसकी न्यूज पढ़ते रहा करो। ऑडिटर के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से कंपनी का क्या ऑडिटर हो रहा है, ये सब कुछ न्यूज आती रहती है। ठीक है? उससे हम लोग क्या बोलते हैं सर, वोडाफोन को अपन एयरटेल के साथ कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज दैट? इंटरफार्म। बट कैन वी कंपेयर वोडाफोन विद वाइजैक? वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। वो भी दैट कंपैरिजन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? एनालिटिकल रिव्यू। अच्छा, मेरे को अगर ये चेक करना है कि वाई जियो इज द डोमिनेंट प्लेयर एंड वाई वोडाफोन आइडिया आर द इंसॉल्वेंट प्लेयर्स इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन करके। अब इंडस्ट्री क्या बोलती है? 18% प्रॉफिट होना चाहिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में। कितना? जियो 36 ले रही है एंड एयरटेल 27 कमा रही है, लेकिन वोडाफोन आइडिया 6% कमा रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, हु हैज रेज द बार्स? जियो कितना है? 36 पर। वोडाफोन एयरटेल भी अच्छे कर रही है, मोर देन इंडस्ट्री है, कितना है? 27। बट हु आर बिलो द इंडस्ट्री? यहां से ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। दीज आर नोन एज व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कि हम लोग कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं कि व्हाई दिस कंपनी इज गोइंग डाउन। समटाइम्स it's not something you can see, it's sometimes when you do the comparisons you will get that information. So that is what is mean by again analytical procedures. Now see, analytical procedures में बहुत सारा comparisons होते हैं। What is the first type of comparison? Comparable information of which period? अच्छा, हम एक ही कंपनी के लास्ट 5 years को कंपेयर कर सकते, उससे तुम्हें क्या पता चलेगा? कंपनी की ग्रोथ, राइट और नॉट? अगर ये ट्रेंड आ रहा है तो व्हाट डज दैट मीन? इंक्रीजिंग। और अगर ये आ रहा है तो डिक्रीजिंग। उसे बोलते हैं कंपैरिजन और कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर द विच पीरियड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर। अब समझ आ रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर की बोलते हैं एनालिसिस करना। एनालिटिकल प्रोसीजर इज व्हाट? अच्छा ये बताओ, अगर अपन रिलायंस की बात करते हैं, अब तुम सबको लगता होगा रिलायंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यस इट इज। लेकिन अगर आप रिलायंस की डेट बाय इक्विटी रेशियो चेक करो तो जो लास्ट टू लास्ट ईयर, अगर अपन 18-19 की बात करें तो इट वाज 0.2:1। मतलब उसके पास कितना बर्डन था आउटसाइड फंड्स का? 20 पैसा। और उसके बाद खुद का कितना है? 1 सॉल्वेंट और सुपर सॉल्वेंट। लेकिन आज वो 1.1:1 हो गया। इसका मतलब क्या है? डेट डिक्रीज हो रहा है, डेट इंक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं डेट ट्रैप। दैट इज कॉल्ड विच ट्रैप? कि आप स्लोली बोरोइंग्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो रहे हो एंड यू आर नॉट रेजिंग इक्विवेलेंट इक्विटी टू बीट दैट डेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये अपने को जो दिखता है ना, इट इज नॉट ऑलवेज दैट। समटाइम्स यू हैव टू डू द डीपर एनालिसिस, और उसी को हम लोग क्या, कौन सा प्रोसीजर बोलते हैं? एनालिटिकल। ये भी वही है। अच्छा सेकंड क्या है? ये देखो, एंटीसिपेटेड बजट्स एंड व्हाट?
forecast. अच्छा मेरे को ये बताओ, हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशन मालूम है ना अपना, ये प्रोजेक्ट है. अब ये प्रोजेक्ट 2001 में स्टार्ट हुआ था, सपोज टू गेट कंप्लीटेड बाय 2015. मैं अप्रूवल से लेके कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी तक कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ. ये बजट था इसका 26,000 करोड़, लेकिन अभी तक 84,000 करोड़ रुपए स्पेंड हो चुके हैं. विद इन द बजट और बियॉन्ड द बजट. साला बजट का भी 4 टाइम्स हो गया. अब देखो एस्केलेशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रखने को मालूम है, जितना आप डिले करते जाओगे एस्केलेशन कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी. भाई जो लेबरर है जो 2009 में आपसे 200 रुपीज पर आवर चार्ज करता था, आज आपसे 500 रुपीज पर आवर चार्ज करता है. तो आपका बजट ऑब्वियसली 1.5 टाइम्स हैज टू बी इंक्रीज्ड. 3 टाइम्स तो यहीं पे इंक्रीज हो गया. तो ये सारी चीजें होती है एनालिटिकल रिव्यू, एंटीसिपेटेड बजट्स एंड व्हाट फॉरकास्ट. दैट इज आल्सो हम लोग जब एक्चुअल को बजट से कंपेयर करते हैं. अगर मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था अपने को 50 to 60 डेज लगेंगे, ठीक है ना. मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये जो सब्जेक्ट है ये 90 to 100 आवर्स डिजर्व करता है, ठीक है. अगर मैं 95 आवर्स में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूं तो इज इट विद इन बजट. लेकिन अगर मैं 130 आवर्स लेता हूं तो अगर मान लो 2 मंथ्स की जगह मैं इसे 4.5 मंथ्स में कंप्लीट करता हूं तो बियॉन्ड टाइम. उसमें आपका भी लॉस है, मेरा भी लॉस है. समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एफिशिएंसी. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एफिशिएंसी. हमारे को कंपनी की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है व्हेन वी कंपेयर देयर एक्चुअल्स विद व्हाट? एंटीसिपेटेड बजट्स एंड व्हाट? फोरकास्ट. दिस इज आल्सो एनालिटिकल प्रोसीजर का टेक्निक. व्हाट इज द थर्ड वन? ये मैंने तुम्हें बता ही दिया. वोडाफोन को अगर अपन एयरटेल से कंपेयर करेंगे तो डू वी कम टू नो अबाउट कि वेयर द वोडाफोन इज फॉलिंग? यस. देखो एक्सपेंडिचर सेम होंगे, इनकम सेम होगी दोनों कंपनीज की, उसका भी नेटवर्क सिस्टम 5G स्पेक्ट्रम है, तुम्हारा भी. तो अपने को एक ना पिक्चर मिल जाती है कि जियो, व्हाई जियो इज डोमिनेंट प्लेयर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड व्हाई वोडाफोन व्हिच वाज अ डोमिनेंट प्लेयर गॉट अनसीटेड बाय होम? जियो. तो उसको अनसीट किसने किया? जियो ने किया. जियो ने सीधा जंप मारा आइडिया के ऊपर, फिर वोडाफोन के ऊपर, फिर एयरटेल. आज के टाइम पे कौन बैठा है डोमिनेंट पोजीशन पे? जियो बैठा है. जो इन तीनों कंपनी से मैं पुट टुगेदर 25 इयर्स में किया, दैट जियो डिड इट इन 5-6 इयर्स. उससे ज्यादा ही कर लिया. क्यों? क्योंकि इट वाज बैक्ड अप बाय अ पर्सन कॉल्ड व्हाट? मुकेश अंबानी. यू नेवर हैव एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस आर मेंट फॉर लूजर्स. अगर करने होता तो भारतीय एयरटेल वाज ऑलरेडी अ डोमिनेंट प्लेयर. हाउ भारतीय एयरटेल गॉट अनसीटेड बाय जियो? तो ये सारी अपनी टेक्निक्स रहती हैं. उसे हम लोग कौन से कंपैरिजंस बोलते हैं? फिर एक और कंपैरिजन होते हैं. व्हाट आर दीस? इंट्रा. इंट्रा फॉर्म होता है विद इन द कंपनी, बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स. विद इन द कंपनी, बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स. अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉइज है. कितने एम्प्लॉइज हैं? ईच एम्प्लॉय इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स इन अ ईयर. कितने यूनिट्स? सर्विस कॉस्टिंग की याद आ रही है थोड़ी सी? तुम्हारे कॉस्टिंग में ना सर्विस कॉस्टिंग. तो 100 एम्प्लॉइज 10,000 यूनिट मतलब 10 लाख यूनिट्स आप बना सकते हो, ठीक है ना. लेकिन आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ 20 एम्प्लॉइज है. कितने एम्प्लॉइज हैं? ईच एम्प्लॉय हैज अ कैपेसिटी टू सेल ओनली 10,000 यूनिट्स. मुझे क्या बताओ, ये 20 एम्प्लॉइज पूरे साल में कितने यूनिट सेल करते होंगे? 2 लाख. आप मैन्युफैक्चर कितना कर रहे हो? 10 लाख. वो सेल कितना कर रहे हैं? मैचिंग और मिसमैचिंग. कंपनी सफर कर रही है. ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा है, ओवर स्टॉकिंग हो जा रही है, ओवर रॉ मटेरियल हो जा रहा है. बट योर मैन फोर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज इनफ और इनसफिशिएंट. इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजंस. दे आर कॉल्ड व्हाट? यहां से भी ऑडिटर को बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं कि व्हाई दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. भाई तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा सेल्स क्या है? कम है. तो परचेज अगर सेल्स से ज्यादा होंगे तो क्या होगा? जीपी और जीएल, ग्रॉस लॉस होगा. और ग्रॉस लॉस लीड्स यू टुवर्ड्स अ नेट लॉस. नेट लॉस मतलब लॉस मेकिंग कंपनी. कोई बैंकर विल नॉट कम फॉरवर्ड टू गिव यू द लोन एनी फर्दर. तो ये सारी चीजें हु टेल्स टू द क्लाइंट? ऑडिटर, by using his analytical procedure. So tell me, what are the 4 types of comparisons? Prior periods, anticipated budgets and forecasts, interfirm and intrafirm. ठीक है. Now you, अच्छा ये भी बताओ, actually there are hundreds of examples you can do. जैसे one of the example है payroll cost to the number of employees. अभी मैंने तुम्हें example बताई थी.
कि आई एम एबल टू सी हाउ मेनी एम्प्लॉयज ऑन डेली बेसिस, बट उनके एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में कितने हैं 28 क्या निकले डमी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल. उसके बाद दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अच्छा ये बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारा कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना शायद. आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्स्ट टॉपिक यही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अच्छा ये बताओ इंक्रीज इन सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, बट कंपनी का वाइस वर्सा हो रहा है. कैसे? सेल्स इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है. उसके रीजंस बताओ. देयर इज वन कंपनी whose sales is increasing but equivalent gross profit is not increasing, it is rather decreasing. Generally increase in sales leads to what? Gross. लेकिन वो कंपनी वाइस वर्सा ऑपोजिट ट्रेंड में जा रही है. इसका मतलब क्या रीजन हो सकते हैं? इसका रीजन नंबर 1 हो सकता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज द रीजन नंबर 1? और ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन. या नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स या एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? परचेज. सिर्फ मतलब गड़बड़ पूरी किस अकाउंट में हो रही है? पीएनएल में, ट्रेडिंग में. इसका मतलब अपने को एरिया पता चल गया तो एरिया में अपन इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे. इसे भी बोलते, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है. तो मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में क्या बोला? इज इट ऑलवेज व्हाट द हार्ड वर्क पेस और स्मार्ट वर्क और बेटर, राइटली सेड, बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. दोनों चाहिए अपने को. ठीक है. नेक्स्ट वन, फॉलोइंग कंपैरिजंस टेक्स प्लेस इन द एनालिटिकल प्रोसीजर. ये वाला मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया. कंपैरिजन विद व्हाट? ये क्या है? कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट विद द विच डेटा? आप एयरटेल को कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो. हाँ, क्योंकि एयरटेल बिलोंग्स टू विच इंडस्ट्री? इंडिगो एयरलाइंस को किसके साथ कंपेयर करोगे? एयरलाइन इंडस्ट्री. हाँ क्या ना? अच्छा, आईटीसी को किसके साथ कंपेयर करोगे? आईटीसी लिकर. आईटीसी के सबसे ज्यादा, आईटीसी के बहुत सारे पोर्टफोलियो है. वो क्लासमेट नोटबुक भी बनाती है, साला डार्क फैंटेसी भी वही बनाती है, उसका सिगरेट का भी धंधा है, उसका दारू का भी धंधा है. तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज यू विल बी एबल टू कंपेयर. तो कंपैरिजन ऑफ द क्लाइंट विद द विच डेटा? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? कंपैरिजन विद व्हाट? मैनेजमेंट ने. अच्छा ये बताओ, मैनेजमेंट तो हमेशा हायर लेवल ही एक्सपेक्ट करेगी ना. मैनेजमेंट बोल रही है कि इस साल मेरे को 35% जीपी चाहिए. जीपी मतलब आया कितना? 5%. मेट एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रोकन द हार्ट. अब बताओ इसके रीजंस तुम्हें पता है. तो वो किसको हायर करेगा? उसको नहीं दिख रहा ना. ही इज अनएबल टू सी दैट. ही इज ब्लाइंड. ही इज क्राइंग कि भैया आई एक्सपेक्टेड 35 केम व्हाट? 5. ये 30% अनएक्सपेक्टेड. जैसे तुम्हारा सेम प्रॉब्लम तुम्हारी होती है सीए फाइनल का जब रिजल्ट आता है. तुम पी एक्सपेक्ट करते हो, आता क्या है? तुम सोचो काश ये ऐसा लग जाता. हाँ क्या ना? एक कर्व ने मेरी लाइफ चेंज कर दी. समझ में आ रहे? और यहां तुम्हें मार्क्स दिखते हैं 39 और चाहिए कितने होते हैं? 40. मतलब तुम सोच रहे होगे ये सब्जेक्ट का टीचर जिसने मेरा पेपर चेक किया ना, ये मेरे को कहीं पे मिल जाए सही, उसका धरती के ऊपर लास्ट डे होगा. दैट विल बी द लास्ट डे ऑन दिस प्लेनेट. आई विल किल दैट पर्सन कि भाई तेरा क्या घिस रहा था जो तू मेरे को 40 की जगह क्या दिया? 39. और सबसे ज्यादा पेन यहां पे भी होता है एग्जाम्पशन. अगर एग्जाम्पशन आ जाती तो इवन दो आई एम फेल्ड, नेक्स्ट टाइम डू आई हैव टू राइट और नीड नॉट राइट. तो ये सारे पता है मैं फील कर सकता हूं. आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज, तो आई कैन फील योर पेन. ठीक है ना? तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट. फिर क्या होता है? कंपैरिजन विद ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. हुज रिजल्ट्स? देखो हम लोग, सबसे पहली बात है, हम लोग कभी क्लाइंट के इतने क्लोज जाते ही नहीं कि हम लोग उनको सजेशन दे सके. क्योंकि अगर आप सजेशन इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो, देन इन दैट केस यू मे एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग योर इंडिपेंडेंस. ठीक है ना? लेकिन कई बार उन्होंने तुम्हें हायर करते हैं एज अ कंसल्टेंट टू आस्क यू कि इफ दिस इज द पेस एंड व्हाट आर द नीडफुल चेंजेस वी शुड डू सो दैट वी कैन रीच टू अवर टारगेट. तो जैसे हम लोग, मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट?
क्या होती है ये वो वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं जो तुम समर हॉलीडेज में बनाते थे, वो ऐसा एक गार्डन सा बना के बीच में एक एलिफेंट खड़ा कर दिया, ये करे जंगल बन गया पूरा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहने का मतलब प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्ट वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड व्हाट, प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम लोग क्लाइंट का प्रोजेक्शंस लेके जाते हैं बैंक के पास और हम लोग बोलते हैं इफ यू विल गिव द लोन टू दिस क्लाइंट, तो दीज आर द नेक्स्ट 5 years का प्रोजेक्शन, दिस टू दिस, एंड ही विल नॉट ओनली बी पेइंग यू द इंटरेस्ट, ही विल बी पेइंग यू आल्सो व्हाट, प्रिंसिपल। तो गिव द लोन, तो हम लोग बैंक को क्या दे रहे हैं इनडायरेक्टली, एश्योरेंस, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस टाइम पे अपन SAEs फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, फुल फॉर्म एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्लियर है। तो दैट केसेस में दिस कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज द लास्ट कंपैरिजन एवरीवन, बिटवीन विच एंड विच डेटा। तो ये अब जाके हम लोग बोल सकते हैं हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर का डेफिनेशन इज ओवर। दिस ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ द विच प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, रीड दिस पॉइंट, इट यूजेस comparisons and relationships to determine whether the account balances or other data appears what reasonable। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि उन्होंने मेरे को बोल रहा मेरे पास 80,000 बैग्स ऑफ राइस है और बोल रहा कि मेरे पास एक गोडाउन है जिसके स्पेस कितनी है 1800 स्क्वायर फीट। तो मेरे को ये बता 1800 स्क्वायर फीट के हिसाब से डू यू थिंक दैट 80,000 बैग्स कैन बी स्टोर्ड और कैन नॉट बी, वाज हिज वर्ड्स लुकिंग रीजनेबल टू यू और अनरीजनेबल। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का पर्पस वही है, इट यूजेस द कंपैरिजंस एंड relationships to determine whether the account balances or the other data appears what reasonable or not. So what are the two purposes? Read the purpose number 1, to obtain relevant and reliable audit evidence by using, देखो सर जो मर्जी बोल लो, जितना मर्जी बोल लो, ultimately it belongs to 500 series. Which series? And 500 series completely talks about what? Audit evidence. यहां पे भी वही बोल रहा है। देखो, what is the purpose number 1? Read it again. The ultimate purpose of the SA 520 is to obtain which evidence? And what? Reliable audit evidence by using substantive analytical procedures. समझ में आ रहा है? चाहे अपन 505 पढ़े या 510 पढ़े या 501, everywhere this line you will find common कि we need SAAE. What is SAE? Sufficient and appropriate audit. What is the second purpose? To design and conducted at near end to assist auditor when forming an opinion as to whether financial statements are inconsistent with the understanding of what entity. अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का एक्चुअल टाइमिंग नियर एंड ऑडिट होता है। What is the actual timing? What is another name of analytical procedure? इसे बोलते हैं फाइनल स्क्रूटनी। We also call it as what? Final scrutiny. Year end मतलब क्या? मतलब your most of the things are over. अब तुम्हें कंपनी का एरियल व्यू चाहिए। What do you mean by aerial view? ड्रोन व्यू, मतलब तुम्हें ऊपर से देखना है कि कंपनी साउंड है या अनसाउंड। डेप्थ में हमने सब कुछ कर लिया, टीओडी हमने कर लिया, बट अब अपने को ऊपर से चेक करना है कि इज द कंपनी लुकिंग व्हाट, साउंड और अनसाउंड। तो इट इज मोस्टली डन ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द एंड ऑफ द ऑडिट। It is used at 3 places. Try to understand. Used at 3 places. Before, at, end. What are the 3 places? Before the audit phase, at the audit phase, at the end of the audit. तीनों में, but mostly it is used where? Last. What is the last? Year. अब ये पूरे sentence को एक swipe में understand. Read the sentence. What is written? To design and conducted near year end to assist auditor when forming an opinion. जब ऑडिटर ओपिनियन ड्रॉ करने वाला है उस टाइम पे अपने को SAPs करनी है। What is SAP? Substantive Analytical Procedure. So as to understand whether financial statements are what? Consistent with the understanding of what? Entity. Clear है? Unfortunately, I can't change the colors and all. The reason being very simple. मैंने पहले भी बताया था, ये converted file है. Actual the file is black color. I converted it into white. That's why even if I want to rub it, I can't rub it this. ठीक है ना?
So somehow little bit you have to manage. Is it fine to all of you? समझ में आ गया? तो मेरे को दो पर्पस बताओ एनालिटिकल प्रोसीजर के. To obtain relevant and reliable audit evidence. Second purpose, to conduct it at the year end when the auditor is about to form an opinion, to make him understand whether the financial statements are giving the genuine position and genuine results or not. कुछ भी लिख के आ रहा है ना, but main content वो होना चाहिए. ठीक है. Next point, note. Analytical procedures helps in identifying the existence of what? Unusual transactions or events or amounts or trends that might indicate matters that have an impact on what? On. इसका एग्जांपल देखते हैं. अब ये पूरा एग्जांपल पढ़ो. क्या लिखा हुआ? If the employee cost increases in this year, but in reality there is a decrease in the number of employees in the company, makes the auditor to do further inquiries to understand कि why such increase in employee cost is justified or not. तो मेरे को ये बताओ, तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज हो रहे, लेकिन तुम्हारा पीएनएल में एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. ये ट्रेंड कुछ समझ में आया? क्या हो रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज. मतलब लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट क्या हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, इज इट अ आई कैचिंग थिंग हैपनिंग? Is it drawing your attention? Would you like to keep silence? Or you would like to approach TCWG? क्या पूछोगे TCWG से? ये बता रहा हूं. ये बताओ मेरे को. What you will ask the TCWG? कि सर ऐसा कैसा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 से 30 हो गए, मतलब 70% डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बट तुम्हारी एम्प्लॉय कॉस्ट 1.5 टाइम्स हो गई. ये कैसे हो सकता है मेरे को बताओ. It means this is giving you a pinch from inside कि it's better to go to whom? TCWG and ask them the justification. वही तो वो सेंटेंस बोल रहा है. ऊपर सेंटेंस पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है? Analytical procedures helps in identifying the existence of which transactions, unusual transaction, events or accounts or trends that might indicate that have an impact on whom? क्या इसका मेरे ऑडिट के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है? हाँ, ये अनजस्टिफाइड लग रहा है मेरे को. फिर मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैंने कहा सर ऐसा कैसा? कहते सर हमने ऑफिस शिफ्ट किया है. क्या शिफ्ट किया है? पहले सारे के सारे 100 एम्प्लॉइज एक फ्लोर पे बैठते थे, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे फ्लोर पे बैठते थे, 3-3, 4-4 एम्प्लॉइज. अभी हमने क्या किया, इस साल हमने हर एक एम्प्लॉय के लिए एक कैबिन बनवाया, हर एक एम्प्लॉय को एक लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया, और हर एक एम्प्लॉय का इंटरनेट का जो बिल है हम पे करेंगे, और उनको एक स्पेशली डोंगल भी प्रोवाइड किया. क्या प्रोवाइड किया? ताकि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ऑफिस वर्क शुड नॉट बी डिस्टर्ब. अब बताओ, कॉस्ट हुआ. तुमने कैबिन्स भी बनाए, फर्नीचर कॉस्ट हो गया पूरा. तुमने हर एक को लैपटॉप दिया, 40-50,000 एवरेज लैपटॉप आएगा, 30 एम्प्लॉयज को दिया, तो यहीं पे खर्चा हो गया. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर पेइंग देयर विच एक्सपेंसेस. अब बताओ, व्हेन आई वेंट टू TCWG दे गेव मी दिस काइंड ऑफ रिप्लाई. एम आई जस्टिफाइड? तो ऐसा नहीं है कि अनयूजुअल लग रहा है तो नेगेटिव ही होगा, हो सकता है उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो. फॉर दैट यू मे गो टू होम? TCWG. क्लियर है? नेक्स्ट वन, टाइमिंग्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. हाँ हो जाएगा अम्मा, हो जाएगा टाइम, टेंशन मत लो. 1:15 होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी. एग्जाम को जाना है तो चले जाओ, फिर क्या है? कितना टाइम हो गया? मेरे को लगा भूख लगी हुई है. पक्का ना? देख लो, भूख लगी तो खा सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी क्लास में बैठ के खा लो, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, फिर मैं 1:30 तक टाइम ले लूंगा. कितने लोगों को जाना है एग्जाम? हाउ मेनी ऑफ यू हैव टू राइट एन एग्जाम 2 to 5 वाला? रेज योर हैंड. 1 2 3 ही. तुम तीनों पागल हो क्या? उनके जैसा क्यों? इग्नू में क्यों नहीं गए तुम लोग? तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं है भाई? सब इग्नू वाले हैं क्या? हो गए? पोस्टपोन हो गए? बैड लक. कितने बजे एग्जाम है? 2 to 5. इंग्लिश का एग्जाम है ना? हाँ, मैंने कल इनका इंग्लिश का पोर्शन पढ़ा भाई. इसमें एक पोइम दी हुई है फ्लावर के ऊपर. ओ भाई, मतलब तुम्हें पोइम लिख के आनी है वहां पे? कुछ भी आ सकता है ना. समरी लिखनी है, और फ्लावर को क्या समराइज करोगे तुम? और बहुत ही पोएटिक फॉर्म में दिया हुआ था, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस. फिर मैंने इनका लॉ का एग्जाम पढ़ा, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया हुआ है. ये देखा मैंने. और सिया के बुक्स है ना सारे, SIA के. चलो जाओ माँ, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम.
ठीक है। अरे ये रही ये रही, वही इंग्लिश की बुक है ना, घटिया बुक है सबसे। चलो सुनो, अपन भी एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइट रख लेंगे। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग, नहीं नहीं मैं समझ सकता हूं, आई कैन। चलो जाओ, मैं जल्दी जाओ, जल्दी क्विकली क्विकली। तुम्हारा एग्जाम है ना पक्का पता चले बहती गंगा में हाथ धो ले रही है ना भाई। सर कौन सा मेरा वो एडमिट कार्ड चेक करेंगे, मैं भी निकल जाती हूँ, बहुत शानी है ये। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक एवरीवन? टाइमिंग्स ऑफ डूइंग द विच प्रोसीजर। अच्छा मैंने तुम्हें पहले ही ये बता दिया था, बेस्ट टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, लेकिन वी डू इट ऑन ऑल द 3 स्टेजेस। व्हाट इज द स्टेज नंबर 1? प्लानिंग स्टेज, ड्यूरिंग टेस्टिंग स्टेज, ड्यूरिंग कंप्लीशन, बट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ड्यूरिंग द कंप्लीशन। अब सुनो, एनालिटिकल प्रोसीजर का प्लानिंग स्टेज में क्या रोल है? इट हेल्प्स द ऑडिटर in understanding client's business and identifying areas of what? Potential risk. Above information will help the auditor in determining his NTE of audit procedure. What is NTE? By making use of both financial and non-financial. मतलब तुम्हें एग्जाम में क्या लिख के आना है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, briefly explain the relationship of analytical procedure. Why should we do it at the planning stage? तो सिंपल ये पूरे पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करके आ जाना। What is the point number 1? It helps the auditor in understanding, or simple, it helps the auditor in acquiring the knowledge of clients, identifying the areas of potential. और जब अपने को रिस्क पता चल जाता है तो अपन क्या डिसाइड करते हैं? NTE of our audit procedure by making the use of 2 data. What are the 2 data? Financial and, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो ना। Point number 1, it helps us in understanding the client's business, identifying the areas of potential risk, helps in determining nature, timing and extent of audit procedures by making the use of financial and non-financial. ये हो गया use of analytical procedure at the which stage? Planning stage. अभी हो गया use of analytical procedure at which stage? ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है? Perform to obtain what? Reasonable RRR. Perform to obtain RRR, audit evidence. What is RRR? Reasonable, reliable, relevant audit evidence. During the which stage? Execution stage. And what is the last stage, everyone? To assist the auditor in forming an overall conclusion on what? ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि it helps the auditor in at the year end while framing an opinion. Did you get the point? तो मेरे को ये बताओ, easy topic था। तो एनालिटिकल प्रोसीजर 3 स्टेजेस में यूज होती है। व्हाट आर द 3 स्टेजिंग? प्लानिंग स्टेज में इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क सो एज टू डिटरमाइन योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बाय मेकिंग द यूज ऑफ financial and non-financial data. Second one, during the, it helps in obtaining RRR audit evidence, relevant, reasonable, reliable audit evidence. और थर्ड वाला क्या है? It helps the auditor in drawing a better conclusion. सिंपल सी बात है, ठीक है? इजी लग रहा है स्टैंडर्ड, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पे वर्ड क्या गया सर? व्हाट इज द वर्ड? सब्सटैंटिव प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2, यू ऑलरेडी नो, TOD एंड AP. व्हाट इज TOD एंड व्हाट इज AP? तो देखो वही तो नीचे दिया हुआ है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर एज पर 500, इट डिवाइडेड इनटू 2, TOD टेस्टिंग ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर व्हिच मेक्स इट अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो ये दोनों किसके पार्ट है भैया? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। Auditor must inquire the management on availability and reliability of the information needed to apply your SAP. तुम सुनना ध्यान से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुनो, जब अपन एनालिटिकल प्रोसीजर तभी अप्लाई कर सकते हैं जहां पे अपने पास A एंड R हो। क्या हो? अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिपीट, एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द सेकंड वन? अपने पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी होनी चाहिए और जो अवेलेबल है वो रिलायबल भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ अवेलेबल है बट रिलायबल नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर कांट बी डन।
रिलायबल है बट अवेलेबल नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर कांट बी डन. तो एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेस्ड अपॉन टू थिंग्स, ए एंड आर, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, reliability of information. Next one, so that, what is the next point? Read everyone. So that he can also inquire the results of such SAP with whom. मैंने तुम्हें डे वन को क्या बोला था, जब आप मैनेजमेंट के पास कुछ नेगेटिव चीज लेके जाते हो तो आर यू गोइंग टू गो एम्प्टी हैंडेड और विथ सम डेटा? एविडेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो can you go to TCWG to discuss something? But if you have the full of availability of information, full of reliability of information, now can you stand in a strong position in front of TCWG and ask him the queries? Yes. तो वही तो वो बोल रहा है. ये दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके पढ़ो अभी. फर्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट. रीड द फर्स्ट पॉइंट. ऑडिटर मस्ट इंक्वायर मैनेजमेंट ऑन अवेलेबिलिटी, reliability of information needed to apply substantive analytical procedures so that he can also inquire the results of such substantive analytical procedure with whom, ताकि हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के पास जा सके. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट. while doing SAP, auditor can use analytical data prepared by whom? Management, but he shall check its word authenticity before making the user. तुमने मैनेजमेंट को पूछा, क्या पूछा कि भैया ये इंफॉर्मेशन दे दो. मैनेजमेंट बोले सर ये दो और लो. यू आस्क्ड वन, मैनेजमेंट गिव यू 3. कुछ तो भाई मैंने एक ही पूछा था, तुमने मेरे को 3 दी, तो इसका मतलब टेक द इंफॉर्मेशन बट डोंट टेक इट लाइट. टेक द इंफॉर्मेशन, डोंट यूज इट ब्लाइंडली. चेक द ऑथेंटिसिटी, चेक द वर्ड बिफोर मेकिंग अ यूज ऑफ इट. सिंपल सी बात है. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन देयर टीम टू डिफीट द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज डूइंग देयर ऑडिट. तो वो सब कुछ करेंगे जो तुम्हें चाहिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर इमोशंस. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी लिटिल बिट अहेड of their chartered accountants. As simple as that. You ask them, they are giving you, but before using it, check its what? Authenticity. Clear है? Next point. ये हो गया अपना next topic. What is the next topic? ये अपन कल करेंगे. ऐश करो. सुनना मेरे को. Turn around. भाई कोई अच्छा काम करता है तो उसको सुना दिया करो. सर आप बहुत